विदेश नीति में उस चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारी हालत वो है कि जैसे अगर मैं टिकट विंडो पे जाऊं और टिकट विंडो वाला आदमी मुझसे पूछता है भाई साहब कहाँ का टिकट चाहिए, और मैं कहता हूं मुझे नहीं पता मुझे कहाँ का टिकट चाहिए। हम एक भटके हुए राही बन गए हैं। इंडिया की विदेश नीति इस टाइम भटकती हुई है, भटकी हुई है। उसे पता ही नहीं कहां जाना है, उसे पता ही नहीं उसका लक्ष्य क्या है, उसे पता ही नहीं उसे करना क्या है, कि वो रशिया के साथ में है या चाइना के साथ में है या अमेरिका के साथ में है। सच बात तो है कि हम न घर के न घाट के। मोदी ने हमको वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां पर ना हम घर के हैं ना घाट के। हमें वो भी नहीं पूछते, हमें वो भी नहीं पूछते। उम्मीद है आपको ये पर्सपेक्टिव पेश आया, और अपनी फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम्स कैसे लगे हैं। और साथ ही में, लेकिन क्या कोई व्यक्ति या देश कभी सबको खुश रख पाया है? क्या ये पॉसिबल है? इस बटी हुई दुनिया के अंदर एक बात तो हमें समझनी होगी कि भाई आप भी किसी न किसी ग्रुप में तो रहोगे ना, और वो ग्रुप कौन सा होगा? पंडित नेहरू ने अपना ग्रुप चुना था, नॉन अलाइंड का था, जो ना अमेरिका के ग्रुप में था ना रूस के ग्रुप में था, लेकिन एक अलग ग्रुप तो था वो। अब यहां वो ग्रुप टूट गया, अब वो ग्रुप अवेलेबल नहीं है। और अब आप कहते हो कि मैं रूस के साथ भी जाऊंगा, मैं चीन के साथ भी जाऊंगा, मैं ट्रंप के साथ भी जाऊंगा, मैं कनाडा के साथ भी जाऊंगा। कभी कनाडा से झगड़ लेते हो, कभी चीन से झगड़ लेते हो, कभी अमेरिका से झगड़ लेते हो, कभी ऑस्ट्रेलिया से झगड़ लेते हो। उधर से बात बनती है तो उधर के दो आदमी से झगड़ लेते हो, उधर से बात बनती है तो उधर के दो जो लोग हैं उनसे झगड़ा कर बैठते हो। ये हमारी मल्टी अलाइनमेंट की नीति है जिसने हमें दलदल में धकेल दिया। हमें एक बात और भी समझ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से बिगाड़ने के बाद चीन और रूस की तरफ भारत देख रहा था, और ऐसे आपने मोदी की वो बच्चों की तरह खिलखिलाने की वीडियो भी देखी होंगी। लेकिन देखिए कि एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों चाइना भी धमकी दे रहा है। चाइना ने कल तिब्बत को लेकर भारत को खतरनाक किस्म की धमकी दी है कि वो तिब्बत के मामलात में दखल दे रहा है। और दोस्तों साथ ही देखिए तो रूस भी भारत से खुश नहीं, यानी तीनों बड़ी सुपर पावर तीनों भारत के खिलाफ हो गई है। और अब ये जो मौका आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए बेचा है, क्योंकि अगर वो तीनों भारत के खिलाफ है तो दोस्तों तीनों पाकिस्तान के साथ हैं। रूस के साथ पाकिस्तान के मुआहदे हैं, चीन तो दोस्तों पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, और अमेरिका कहता है कि हमें पाकिस्तानी लोगों से प्यार है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि मोदी ने भारत को किस कदर खतरनाक हद तक दोस्तों नीचे ले आया है और किस कदर उसे खतरे में डाल दिया है। और आज ये नौबत आ गई है कि भारत किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं है, वो सभी के खिलाफ खड़ा हो गया है। होगी कि ट्रंप के आने के बाद कुछ बड़े बदलाव हुए हैं दुनिया में। क्या क्यों ट्रंप जैसा राजा कोई पहले पैदा नहीं हुआ? क्या बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। लेकिन ट्रंप ने एक बात को महसूस किया जिसको मैं समर्थन करता हूं, सपोर्ट करता हूं, कि वो कहता है कि सब देशों की जो सामान है मेरे कंट्री में आते हैं और मैं उनके ऊपर बहुत कम टैक्स लगाता हूं या बहुत कम टैरिफ लगाता हूं, जबकि मेरे सामान जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वो उसके ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो मैं मानता हूं। मुझे याद है कि आज से 80 का दशक, आज से समझो 40 साल पहले, 45 साल पहले, भारत में जो भी सामान फॉरेन से आता था उस पर 250%, 300%, 350%, 400% टैरिफ हुआ करता था। ऐसी बात नहीं कि नहीं मारते, उनके ऊपर 50% टैक्स मारते हुए। तो वो जो टैरिफ का महाराजा पीटर नावारो कहते हैं ना, हम तो टैरिफ का महाराजा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम महाराजा हैं। हम दरअसल सुधरने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। ये सारे के सारे जो चक्कर है ना, इस चक्कर से हम निकल नहीं पाते हैं। हम अपनी शर्तों पे कंट्री को चलाना चाहते हैं, हम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं कि जिसको आना आए, नहीं आना मत आए, हम तो इतना लगाएंगे। हम तो कृषि के अंदर किसी को आने नहीं देंगे, हम डेयरी उद्योग में किसी को आने नहीं देंगे, हम जो मछुआरे हैं उनमें फिशिंग के क्षेत्र में हम किसी को आने नहीं देंगे, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है, हम रेड लाइन खींच देते हैं वहां पे। जैसे कई बार जयशंकर ने भी कहा ना, विदेश मंत्री, ये हमारी रेड लाइन्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अपनी शर्तों पे आप जिंदगी नहीं जी सकते ना, क्योंकि दूसरे की भी शर्तें हैं ना। वो कहेगा ठीक है, अगर आपको लगता है भाई कि आप 20, 30, 40, 50% के टैरिफ मारते हो तो हम भी तो मार सकते हो। अल्टीमेटली अमेरिका ने वही किया, 50% मार दिया और अधिकतर चीजों पे कुछ एडिशनल टैक्स लगा के वहां पे जो लोकल टैक्स होते हैं मिला के 60-65 ऐसे हो गया, 60-65% हो गया, मर गए।
सारे के सारे मर गए। मोदी बहादुरी दिखाने चले। एक्चुअली ट्रंप की नाराजगी जो थी ना, वो पिछले साल सितंबर में शुरू हो गई थी, जब इलेक्शन चल रहे थे और मोदी को लगा ट्रंप हार जाएंगे, कमला हैरिस जीत जाएगी, तो मोदी ने अवॉइड किया। मोदी की यह हैबिट भी है, मैं आपको बताऊं ये, कि अगर उसको लगता है कि यार ये किसी आदमी के काम तो आने वाला है नहीं, छोड़ो परे, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है मोदी उसको। कहता है यार मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जबकि यही पहली बार बोलते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और हिंदुस्तान में तो मोदी ने अपना हवन यज्ञ भी करवा दिए थे, ट्रंप आएगा हमारा भला होगा। उस आदमी ने अपने गांठ बांध के रख ली कि यार ये बंदे ने धोखा दिया मेरे को, टाइम पे धोखा दिया, मेरा सपोर्ट नहीं किया। बदकिस्मती मोदी की कि ट्रंप जीत गया, कमला हैरिस हार गई। और फिर मोदी तड़पा, यार ये तो उल्टा हो गया, अब क्या किया जाए। अब शपथ समारोह था, ओथ सेरेमनी थी, नहीं बुलाया मोदी को। अल्टीमेटली जयशंकर गए, ऐसी एक दो पास थे उनके पास, जयशंकर जाके बैठ गया, पर मोदी को नहीं बुलाया। और फिर उसके बाद ये तलखी बढ़ती चली गई। फिर हमारे लोगों को हथकड़ियां बेड़ियों में डाल के ट्रंप ने हमें बेइज्जत करके भेजा। और फिर असली तलखी तब आई जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके अंदर फिर वो सीज फायर का सारा लफड़ा हुआ। ये बात है करीब करीब जून महीने की, जब G7 की मीटिंग थी कनाडा में। तो बीच में से मीटिंग छोड़ के ट्रंप वापस चले गए, और वहां पे जनरल मुनीर को उन्होंने एक डिनर दिया या लंच दिया, जो भी बुलाया। और वहां से कॉल किया ट्रंप ने मोदी को कि तुम, ये मीटिंग खत्म हो गई तो थोड़ी देर मुझसे मिलते जाओ यहाँ पे। अब कनाडा से कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, अमेरिका साथ में है, 3-4 घंटे की फ्लाइट में जा सकता था। मोदी कहते मैं तो क्रोशिया जा रहा हूं भाई, मेरा तो वहां पर दौरा है, मैं तो आपको नहीं कर सकता। और तब इनकी कुछ 35 मिनट तक बात हुई आपस में, 35 मिनट, और वहां पे काफी गर्मा गर्मी। तब शायद ट्रंप चाहते थे कि भाई आप थोड़ा क्रेडिट मुझे दो अगर मैंने वॉर रुकवाई है तो। लेकिन मोदी ने सुना उस मीटिंग में कह दिया कि तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है, वॉर हमने रोकी है, हमारी आपस में बातचीत हुई है। वहां से ट्रंप और भड़क गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पे आ गया। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है कि ये 25% टैरिफ और 50% टैरिफ, अब वो सुनने को तैयार नहीं। अब सुनने को तैयार नहीं है तो मोदी की धड़कनें बढ़ गई कि यार अमेरिका के बिना काम कैसे चलेगा, डॉलर कहां से आएगा, बिना डॉलर के तो गुजारा नहीं है, डॉलर तो आईसीयू की दवाई है भाई। अब इंडिया ने सुना है वहां पर बहुत सारी अपनी लॉबीज बिठाई, कई टीम भेजी, भाई आप देखो कोशिश करो एक मीटिंग करवा दो उसके साथ, मैं बात करूंगा, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो जाए, उसकी नफरत ठंडी हो जाए। और वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया, पिछले हफ्ते विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो और जेमिसन ग्रीर, एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैं, काफी ट्रस्टेड हैंड हैं ये ट्रंप के, ये दोनों एक इंडिया का प्रपोजल लेके जाते हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है। ये प्रपोजल लेके जाते हैं कि सब इंडिया बातचीत करना चाहता है और बहुत सारी चीजों के ऊपर ड्यूटी कट करना चाहता है। कॉटन के ऊपर तो ड्यूटी 0% कर दिया हमारे लिए उन्होंने, तो आप बात करिए। ट्रंप काटो तो खून नहीं, गुस्सा है कि मानता नहीं ट्रंप का, नफरत एकदम से इंडिया के लिए। नफरत इंडिया के लिए नहीं बल्कि मोदी के लिए कहा गया, तो इंडिया से नफरत नहीं होती है, मोदी से नफरत है। और उसने कहा कि भाई सिर्फ कूड़े की टोकरी फेंक दो, मुझे कोई प्रपोजल इंडिया से नहीं चाहिए, मैं देखना भी नहीं चाहता, शक्ल नहीं देख ली मेरे को। मार्को रूबियो और जेमिसन ग्रीर उसका मूड देखा और वापस चले गए। और तब ट्रंप ने उनसे कहा कि जब तक एक एक बूंद लेना इंडिया रशिया से रोक नहीं देता, मेरे से बात मत करना। उससे पहले ट्रेड डील नाम की कोई चीज नहीं होगी, ना बातचीत होगी, ना टीम जाएंगी, ना आएंगी। लेट इंडिया स्टॉप फुल्ली एवरी सो कॉल्ड ड्रॉप ऑफ ऑयल। मोदी को एक चीज पता थी कि हम जो रशिया से तेल ले रहे हैं उसमें मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये सही बात है, रिलायंस मुनाफाखोरी कर रहा था, इंडिया की इंडियन ऑयल वगैरह कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही थी, सस्ते में तेल लेके इंडिया के लोगों को महंगा तेल बेचकर मुनाफाखोरी सरकार कर रही थी। उनसे सवाल पूछो तो हरदीपुरी कहते थे नहीं पैसा तो थोड़ा आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो भारत के विकास में खर्च हो रहा है।
अपने लोगों को लूटने के बाद, मुनाफाखोरी करने के बाद अब आपको भारत का विकास नजर आता है, लूट के विकास नजर आता है। ये तो मोदी सरकार की खूबी रही है। पिछले आपने 8 साल में जिस ढंग से जीएसटी में आपने लूटा इंडिया को, वो सबको पता है, सबके सामने है ना वो। आप कहते हैं हम रिफॉर्म करेंगे, थोड़ी सस्ती चीजें बेचेंगे, तो क्या क्या है वो, कुछ ऐसा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कि सरकार बीजेपी की जो है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये इनका हाल है साहब। मोदी ने सोचा कि अब कोई रास्ता बचा नहीं, चलो मैं भागता हूं, पुतिन और जिनपिंग के पास जाता हूं। चले गए साहब वहां पर। अब सवाल उठने शुरू हो गए। जिनपिंग ने जितना भाव देना था उतना ही दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। और जिनपिंग ने अपनी स्पीच में इंडिया का नाम एक बार भी नहीं लिया, पहलगाम का नाम भी नहीं लिया, टेरर और टेररिज्म, आतंकवाद का नाम भी नहीं लिया। इंडिया ऊपर से हंसता रहा, खेलता रहा, लेकिन अंदर से निराशा हुई कि जिनपिंग तो बात करने को तैयार नहीं, टेरर पे पाकिस्तान की बात करने को तैयार नहीं है, पहलगाम की बात करने को तैयार नहीं है। बाद में डिक्लेरेशन के अंदर वो आ गया, लेकिन जिनपिंग और पुतिन के साथ में फोटो खिंचवा के क्या आप ट्रंप को खुश कर पाओगे? पीटर नावारो फिर निकल के आए, जो ट्रंप के असिस्टेंट है। कहते हैं मुझे आपकी पिक्चर देख के मेरे को अच्छा नहीं लगा, आपकी वो जगह नहीं है। आपको इन तानाशाहों के बीच में जाके आप खुशियां बांट रहे हो, खुश हो रहे हो, ये आपकी जगह नहीं है। आपको इस जगह डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ में, जो हमारे साथ में है, आपको यहां आना होगा। और ये भी कह दिया कि अगर आप अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने रहना चाहते हो तो आपको चूज करना होगा, वहां जाओ यहां जाओ। इंडिया कहता है मैं तो तेल लूंगा। लेकिन ईयू का एक और भी फैसला है, नायरा एनर्जी पे सैंक्शन लगाई है। एक और फैसला यह है कि वैसे भी जनवरी 1 जनवरी से रिलायंस या इंडियन ऑयल या जो भी भारत की कंपनियां हैं वो यूरोप को तेल नहीं बेच पाएंगी। ये डिसाइडेड फैक्टर पहले से है। तो आपको जो भी तेल उनको बेचना है वो आप 31 दिसंबर तक बेच सकते हो। अब सितंबर तो शुरू हो गया ना, अब तो अब ले देखिए यही 4 महीने हैं। तो 4 महीने में जितना तेल आप बेच सकते हो यूरोप को, पेट्रोल डीजल एटीएफ जो है, एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको कहते हैं, आप बेच लो। उसके बाद आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि उसके बाद रशिया ओरिजिन का ऑयल यूरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिलायंस क्या करेगा? वो तो 60 से 70% तेल जो है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो वो यूरोप को देता है। बाकी तो कोई खरीदारी नहीं दुनिया में, बाकी तो छुटपुट छुटपुट है। सबसे अमीर देश तो वही है ना, कंजम्पशन भी उनका ही है सारा का सारा। तो मोदी जी ने एक किस्म से कहा जाए, ये 1 जनवरी से और स्थितियां बहुत खराब होंगी इंडिया की ऑयल इंडस्ट्री की। और हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि जीएसटी भी लाने की कोशिश की, टैरिफ को उस ढंग से डील करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान एक क्वैगमायर में, एक दलदल में फंस गया। हम ट्रंप और पुतिन और जिनपिंग की जो चक्की के दो पार्ट है ना, हम उसके बीच में पिस के रह गए। मोदी ये नहीं डिसाइड कर पाए कि भाई मैं जिनपिंग और पुतिन के साथ में हूं या ट्रंप के साथ में। क्योंकि नॉन अलाइंड की पॉलिसी जो मैंने शुरू में कहा, वो तो तुम छोड़ चुके थे। जब वो छोड़ चुके थे तो आपके पास अब तो रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अब आप मल्टी अलाइनमेंट में चले गए, और मल्टी अलाइंड नॉन अलाइंड नहीं होता है। आप पिस गए चक्की में, उसके अंदर आप ना रहे इधर के ना उधर के। आप यूक्रेन युद्ध पे रशिया को मना नहीं पाए कि भैया युद्ध रोक दो। यूक्रेन युद्ध रुकता नहीं तो इंडिया के ऊपर ट्रंप का गुस्सा थमता नहीं। मुझे लगता है कि मोदी ने भारत को